कल हमने बड़ा चैप्टर शुरू किया था। सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। कल हमने इसके बारे में कुछ पढ़ा था भाई, सुरक्षा स्वास्थ्य क्यों जरूरी है। तो आज हम पढ़ेंगे कृत्रिम श्वसन विधियां। कृत्रिम श्वसन विधियां। आज हम पढ़ेंगे कृत्रिम श्वसन विधियां। कृत्रिम श्वसन विधियां वे विधियां होती है जब किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका लग जाता है तो सर्वप्रथम जो सांस दिलाने के लिए जो विधियां बनाई जाती है उनको हम कहते हैं कृत्रिम श्वसन विधियां। इनमें सबसे पहली विधि हमारी है सैफर विधि। सैफर विधि, सैफर विधि क्या होती है? इस विधि के अंदर पीड़ित व्यक्ति को सीने के बल जमीन पर लेटाया जाता है। इस विधि के अंदर पीड़ित व्यक्ति को सीने के बल लेटाया जाता है। पीड़ित व्यक्ति के कपड़े उतार देने चाहिए। दूसरे व्यक्ति को पीड़ित व्यक्ति के घुटनों के पास बैठकर अपने दोनों हाथ के अंगूठे पीड़ित व्यक्ति के पेट पर और उंगलियां बगल में रखकर आगे की और मालिश करनी चाहिए। इस विधि में पीड़ित व्यक्ति को सीने के बल जमीन पर लेटाया जाता है। पीड़ित व्यक्ति के कपड़े उतार देने चाहिए। दूसरे व्यक्ति को पीड़ित व्यक्ति के घुटनों के पास बैठकर अपने दोनों हाथ के अंगूठे पीड़ित व्यक्ति के पीठ पर और उंगलियां बगल में रखकर आगे की ओर मालिश करनी चाहिए। ये प्रक्रिया
1 मिनट के अंदर 10 से 15 बार दोहरानी चाहिए। ये प्रक्रिया 1 मिनट में 10 से 12 बार दोहरानी चाहिए। और ये तब तक दोहरानी है जब तक व्यक्ति का श्वसन सुचारू रूप से शुरू ना हो जाए। तो हम पढ़ रहे हैं कृत्रिम श्वसन विधियां। सबसे पहले विधि हमारी है शेफर विधि। इस विधि में क्या होता है, जिस व्यक्ति को विद्युत का झटका लगता है उस व्यक्ति को सीने के बल जमीन पर लेटाया जाता है, जमीन पर लेटाया जाता है और उसके कपड़े उतारकर दूसरे व्यक्ति को पीड़ित व्यक्ति के घुटनों के पास बैठकर अपने दोनों हाथ के अंगूठे उसकी बगल पर रखकर, पेट पर रखकर और उंगलियां बगल में रखकर आगे की ओर मालिश करनी चाहिए। इस विधि में ये प्रक्रिया में 1 मिनट में 10 से दो बार दोहरानी चाहिए जब तक पीड़ित व्यक्ति का श्वसन सुचारू रूप से शुरू ना हो जाए। ये थी हमारी पहली विधि कृत्रिम श्वसन विधि में शेफर विधि, इसको हम बोलते हैं प्रथम विधि। अब हम पढ़ेंगे दूसरी विधि। दूसरी विधि का नाम हमारा है सिल्वेस्टर विधि। यह विधि भी पीड़ित व्यक्ति को कृत्रिम रूप से श्वसन दिलाने के लिए अपनाई जाती है। दूसरी विधि का नाम हमारा है सिल्वेस्टर विधि। दूसरी विधि हमारी है सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि यह विधि कृत्रिम श्वसन दिलाने के लिए अपनाई जाती है। इस विधि में पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल लेटाया जाता है। इस विधि में पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल लेटाया जाता है। इस विधि में पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल लेटाया जाता है। पीड़ित व्यक्ति का सिर ऊपर करने के लिए सिर ऊपर उठाने के लिए उसकी गर्दन के नीचे तकिया लगाया जाता है। इस विधि में पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल लेटाया जाता है। उसकी गर्दन को ऊपर उठाने के लिए उसके सिर के नीचे तकिया लगाया जाता है। पीड़ित व्यक्ति की पीड़ित व्यक्ति की पीड़ित व्यक्ति के गर्दन की तरफ बैठकर गर्दन की तरफ बैठकर
पीड़ित व्यक्ति की पीड़ित व्यक्ति के दोनों हाथों की मुट्ठी बंद कर मुट्ठी मुट्ठी बंद कर हाथों को सीधा कर दें। मुट्ठी बंद कर हाथों को सीधा कर दें। पीड़ित व्यक्ति के पीड़ित व्यक्ति के दोनों हाथों को मोड़कर धीरे 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 सीने की ओर लाएं। सीने की ओर लाएं। 2-3 बार 2-3 सेकंड बाद क्या दबाव हटा लेना चाहिए। हटा लेना चाहिए और पीड़ित व्यक्ति के हाथ सिर की ओर फैला दें। सिर की ओर फैला दें। यह प्रक्रिया यह प्रक्रिया 1 मिनट में 10 से 12 बार दोहरानी चाहिए। यह विधि 1 मिनट में 10 से 12 बार दोहरानी चाहिए। हमने पहली विधि पढ़ी थी सैफर विधि। उस विधि में व्यक्ति को सीने के बल लेटाया जाता है और दूसरी विधि हमारी है सिल्वेस्टर विधि। इस विधि में पीड़ित व्यक्ति को पीठ के बल लेटाया जाता है। जिस व्यक्ति को विद्युत का झटका लगता है उस व्यक्ति को पीठ के बल लेटाया जाता है। सिर ऊपर उठाने के लिए उसकी गर्दन के नीचे तकिया लगाया जाता है। पीड़ित व्यक्ति के गर्दन की तरफ बैठकर पीड़ित व्यक्ति के दोनों हाथों की मुट्ठी बंद कर देनी चाहिए। हाथों को सीधा कर दें। पीड़ित व्यक्ति के दोनों हाथों को मोड़कर धीरे धीरे सीने की ओर लाएं। 2-3 सेकंड बाद यह दबाव हटा लेना चाहिए और पीड़ित व्यक्ति के हाथ सिर की ओर फैला दें। यह प्रक्रिया 1 मिनट में 10 से 12 बार दोहरानी चाहिए। ये हमने 2 विधि पढ़ी है। पहली है सैफर विधि और दूसरी है सिल्वेस्टर विधि। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरी विधि जो सबसे महत्वपूर्ण और तुरंत अपनाए जाने वाली विधि है। इस विधि का नाम है मुंह से मुंह विधि। तीसरी विधि हमारी कौन सी है? मुंह से मुंह विधि। तो अगली हमारी है मुंह से मुंह विधि। तीसरी विधि कौन सी हमारी है? मुंह से मुंह विधि। मुंह से मुंह विधि।
यह सबसे उपयुक्त विधि है, यह तुरंत अपनाई जा सकती है। यह विधि सबसे उपयुक्त विधि है। यह विधि सबसे उपयुक्त विधि है। यह विधि तुरंत अपनाई जा सकती है। यह सबसे उपयुक्त विधि है, यह तुरंत अपनाई जाने वाली विधि है। इस विधि में विद्युत शॉक लगे विद्युत शॉक लगे विद्युत शॉक लगे व्यक्ति का सबसे पहले मुंह साफ करना चाहिए। मुंह साफ करना चाहिए। मुंह पर हल्का कपड़ा रखकर मुंह पर हल्का कपड़ा रखकर नाक बंद करके मुंह द्वारा हवा भरनी चाहिए। और यह हवा बाहर नहीं आनी चाहिए। और यह हवा बाहर नहीं आनी चाहिए। यह प्रक्रिया भी यह प्रक्रिया भी 1 मिनट में 10 से 12 बार दोहरानी चाहिए, जब तक व्यक्ति का श्वसन सुचारू रूप से शुरू नहीं हो जाता। हमने 3 विधि पढ़ी है। पहली है शेफर विधि, दूसरी है सिल्वेस्टर विधि और तीसरी है मुंह से मुंह विधि। मुंह से मुंह विधि, यह विधि सबसे उपयुक्त विधि है। यह विधि तुरंत बनाई जा सकती है। इस विधि में विद्युत शॉक लगे व्यक्ति का सबसे पहले मुंह साफ करना चाहिए। मुंह पर हल्का कपड़ा रखकर नाक बंद करके मुंह द्वारा हवा भरनी चाहिए और हवा बाहर नहीं निकलनी चाहिए। यह प्रक्रिया भी 1 मिनट में 10 से 12 बार दोहरानी चाहिए। हमने 3 विधि पढ़ ली है। अब हमारी है चौथी विधि। चौथी विधि का नाम हमारा मुंह से नाक विधि। चौथी विधि हमारी कौन सी है? मुंह से नाक विधि। मुंह से नाक विधि। यह विधि तब अपनाई जाती है जब पीड़ित व्यक्ति का मुंह खुला ना हो। यह विधि कब अपनाई जाती है? जब पीड़ित व्यक्ति का मुंह खुला ना हो और पीड़ित व्यक्ति को नाक के द्वारा हवा
दी जाती है। यह विधि तब अपनाई जाती है, जब पीड़ित व्यक्ति का मुंह खुला ना हो। हमने पढ़ी आज सुरक्षा एवं स्वास्थ्य में कृत्रिम श्वसन विधियां। जब भी किसी पीड़ित व्यक्ति को हमने कृत्रिम रूप से श्वसन देना होता है, उसके लिए हमने 4 विधियां पढ़ी है। पहली है सेफर विधि, दूसरी है सिल्वेस्टर विधि, तीसरी है मुंह से मुंह विधि और चौथी हमारी है मुंह से नाक विधि। ये हमने 4 विधियां पढ़ी है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है गोल्डन आवर्स, सुनहरा समय, सुनहरा घंटा। अगला क्या भाई हमारा टॉपिक है गोल्डन आवर्स। गोल्डन आवर्स, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे क्या होता है। दुर्घटना घटने के बाद दुर्घटना घटने के बाद शुरुआत के 30 मिनट में मृत्यु होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसे ही गोल्डन आवर्स कहा जाता है। गोल्डन आवर्स कहा जाता है। गोल्डन आवर्स क्या होता है? दुर्घटना घटने के बाद शुरुआत के जो 30 मिनट होते हैं उसमें मृत्यु होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसे हम क्या कहते हैं? गोल्डन आवर्स कहते हैं। इसके बाद हमारा विद्युत झटका, इलेक्ट्रिक शॉक। अगला टॉपिक हमारा है विद्युत झटका। विद्युत झटका, इलेक्ट्रिक शॉक। अब ये पढ़ते भाई विद्युत का झटका में कैसे लगता है, कितनी वोल्टेज पे लगता है और कितनी एम्पियर पे लगता है। तो हम पढ़ेंगे अब विद्युत का झटका 90 वोल्ट से अधिक पर 90 वोल्ट पर हमें 90 वोल्ट पर हमें विद्युत का झटका महसूस होता है। कितने वोल्ट पे? 90 वोल्ट पे हमें विद्युत का झटका महसूस होता है। इससे अधिक वोल्टेज गुजरने पर इससे अधिक वोल्टेज गुजरने पर खतरनाक झटका लगता है।
खतरनाक झटका लगता है, जिसे हम विद्युत झटका कहते हैं, जिसे हम विद्युत झटका कहते हैं। जिसे हम विद्युत झटका कहते हैं। विद्युत झटका क्या होता है? 90 वोल्ट पर हमें विद्युत का झटका लगता है। इससे अधिक वोल्टेज गुजरने पर खतरनाक झटका लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युत झटका कहते हैं। अब पढ़ते भाई हम करंट के बारे में। अगर करंट कितना गुजरेगा हमारे शरीर में तो हमें क्या प्रभाव पड़ता है, कितने एम्पियर पर, कितने मिली एम्पियर पर क्या होता है? सबसे पहले है 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर करंट पर हमें जो विद्युत का झटका होता है वो क्या होता है? संवेदनहीन होता है। 1 मिली एम्पियर पर संवेदनहीन होता है। 10 मिली एम्पियर पर मांसपेशियों में संकुचन होता है। 10 मिली एम्पियर पर मांसपेशियों में संकुचन, मतलब हमारी चमड़ी संकुचित हो जाती है। अगर 10 मिली एम्पियर का करंट हमारे शरीर में से गुजरेगा तो हमारी मांसपेशियां संकुचित हो जाएगी। उसके बाद है 20 मिली एम्पियर पर, 20 मिली एम्पियर पर दर्दनाक झटका लगता है। 20 मिली एम्पियर पर दर्दनाक झटका लगता है। 20 मिली एम्पियर पर क्या लगता है? दर्दनाक झटका लगता है। उसके बाद है 50 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर हृदयाघात की संभावना, हृदयाघात की संभावना ये होता है 50 मिली एम्पियर पर। और 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर या 1 एम्पियर पर निश्चित मौत, निश्चित मौत। ये था हमारा करंट के बारे में। अगर हमारे शरीर में से कितना करंट गुजरेगा तो हमें क्या क्या नुकसान हो गए। एम ए का मतलब है मिली एम्पियर, एम ए का मतलब क्या? मिली एम्पियर। अगर 1 मिली एम्पियर करंट हमारे शरीर में गुजरेगा तो हमें उसका कोई अनुभव नहीं होगा, वो संवेदनहीन होता है। जब 10 मिली एम्पियर करंट हमारे शरीर में से गुजरेगा तो हमारी मांसपेशियां संकुचित हो जाएगी। उसके बाद है 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर पर हमें दर्दनाक झटका लगता है। उसके बाद है 50 मिली एम्पियर पर, 50 मिली एम्पियर पर क्या होता है? हृदयाघात की संभावना रहती है। उसके बाद है 100 मिली एम्पियर या 1 एम्पियर, जब भी करंट हमारे शरीर में से गुजरेगा तो हमारी मौत क्या है? निश्चित है। इसके बाद पढ़ते हैं भाई हम हमारे शरीर की जो त्वचा होती है उसका प्रतिरोध कितना होता है। शरीर की त्वचा का प्रतिरोध, तो एक साइड हम लिखेंगे त्वचा और दूसरी साइड लिखेंगे हम उसका प्रतिरोध कितना होता है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? मानव शरीर की त्वचा का प्रतिरोध। तो एक साइड लिखेंगे हम त्वचा, और दूसरी साइड क्या लिखेंगे? उसका प्रतिरोध कितना होता है। पहली हमारी वही शुष्क त्वचा, शुष्क त्वचा, शुष्क का मतलब होता है सूखी त्वचा, शुष्क त्वचा। तो शुष्क त्वचा का जो प्रतिरोध होता है वो हम लेते हैं 1 लाख ओम से, 1 लाख ओम से 6 लाख ओम तक।
शुष्क त्वचा का जो प्रतिरोध लेते हैं हम कितना लेते हैं, 1 लाख ओम से 6 लाख ओम तक। फिर आता हमारा गिल्ली त्वचा का, गिल्ली त्वचा, गिल्ली त्वचा का होता हमारा 1000, कितना होता है, 1000 ओम। उसके बाद लेते हैं हम शरीर की भीतरी त्वचा का प्रतिरोध, भीतरी त्वचा का प्रतिरोध। तो भीतरी त्वचा का प्रतिरोध होता है 400 से 600 ओम होता है, लगभग 400 से 600 ओम। और इसके बाद अगला हमारा कान से कान, कान से कान, कान से कान हमारा प्रतिरोध होता है लगभग 100 ओम। कितना होता है, लगभग 100 ओम। ये हमने 4 हमारे शरीर की त्वचा का प्रतिरोध पढ़ा है। अगर व्यक्ति की त्वचा सूखी होगी तो उसका प्रतिरोध माना जाता है 1 लाख ओम से 6 लाख ओम तक। उसके बाद है गिल्ली त्वचा, गिल्ली त्वचा का प्रतिरोध कितना माना जाता है, 1000 ओम, और ये पेपर में कई बार आ लिया है। उसके बाद है भीतरी त्वचा का प्रतिरोध कितना होता है, लगभग 400 से 600 ओम होता है। अगला हमारा कान से कान, कान से कान का जो होता है लगभग 100 ओम प्रतिरोध माना जाता है। कितना माना जाता है, 100 ओम। अब अगला टॉपिक है हमारा आग, फायर। अगला टॉपिक कौन सा हमारा, आग का है, फायर। आग क्या होती है, यह एक रासायनिक क्रिया होती है। आग जिसे हम क्या बोलते हैं, फायर। यह एक रासायनिक क्रिया है। इसको प्रेरित करने के लिए 3 कारकों की जरूरत होती है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसे प्रेरित करने के लिए 3 कारकों की जरूरत होती है। इसे प्रेरित करने के लिए 3 कारकों की, 3 कारकों की जरूरत होती है। वो 3 कारक हमारे हैं, ईंधन, पहला कौन सा है, ईंधन, दूसरा है उष्मा, और तीसरा हमारा है ऑक्सीजन। तीसरा हमारा कौन सा है, ऑक्सीजन। इनमें से किसी एक के ना होने पर भी आग नहीं लगेगी। किसी एक के ना होने पर, आग नहीं लगेगी। तो आग हमारी क्या होती है, हमारी एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। इसे प्रेरित करने के लिए 3 कारकों की जरूरत होती है। वो 3 कारक होते हैं हमारे, नंबर 1 होता है ईंधन, नंबर 2 होती है उष्मा, और नंबर 3 होता है ऑक्सीजन। इनमें से किसी एक का भी ना होना, अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज उपलब्ध नहीं होगी तो हमारी क्या करेगी, आग नहीं लगेगी। अब है विद्युत उपकरणों में आग लगने के कारण। अगला हमारा टॉपिक कौन सा है, विद्युत उपकरणों में आग लगने के कारण, आग लगने के कारण। तो हमारे क्या क्या कारण हो सकते हैं, विद्युत उपकरणों में आग लगने के कारण हो सकते हैं, गलत फ्यूज रेटिंग का फ्यूज हमने प्रयोग कर रखा है। अगर हमने हमारी विद्युत वायरिंग में गलत रेटिंग का फ्यूज प्रयोग कर रखा है तो आग का कारण हो सकता है। नंबर 2 क्या हो सकता है, केबल के बीच में जो इंसुलेशन लगा हुआ है वो क्या है, खराब है या पंचर है।
तो भी हमारे विद्युत के उपकरणों में क्या लग सकती है, आग लग सकती है। और तीसरा हमारा है जो हमने वायरिंग कर रखी है और उसके अंदर जो ज्वाइंट लगे हुए हैं वो ज्वाइंट क्या है, ढीले है, तो ये भी आग का कारण हो सकते हैं। और अगला कारण क्या उसका है, ओवरलोड की स्थिति में भी हमारे विद्युत उपकरणों में क्या लग सकती है, आग लग सकती है। ये विद्युत में आग लगने के प्रमुख कारण है। अब क्वेश्चन आता है भाई, ऑक्सीजन को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उष्मा को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, और ईंधन को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो हमारी ये तीन चीजें हैं। पहला हम लिखते हैं भाई ऑक्सीजन। अगर आग में से हमने ऑक्सीजन को हटाना है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम उस प्रक्रिया को कहते हैं हम स्मूथरिंग। ऑक्सीजन का मतलब होता है हवा को रोकना। क्या होता है, हवा को रोकना, हवा को रोकना, जिसे हम क्या कहते हैं, स्मूथरिंग। क्या कहते हैं, स्मूथरिंग। ये पेपर में आएगा भाई स्मूथरिंग क्या होता है, तो स्मूथरिंग होता है ऑक्सीजन को हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्मूथरिंग। दूसरा हमारा है उष्मा। उष्मा का मतलब होता है हीट, मतलब हमने क्या करना है, गर्मी को रोकना या उष्मा को रोकना है, उष्मा को रोकना। तो उष्मा को रोकना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, कूलिंग। क्या कहलाता है, कूलिंग। क्या कहलाता है, कूलिंग। और तीसरा हमारा है ईंधन। ईंधन को हटाना क्या कहलाता है, ईंधन को हटाना, ईंधन को हटाना क्या कहलाता है, स्टार्विंग। क्या कहलाता है, स्टार्विंग। ये हमारे क्या भाई, अगर विद्युत के उपकरणों में आग लगी या किसी और में आग लगनी है तो उसके लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है, ऑक्सीजन, उष्मा और ईंधन। अगर इनमें से एक भी चीज उपलब्ध नहीं होगी तो हमारी क्या नहीं लगेगी, आग। अब बात आती है ऑक्सीजन को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, मतलब हवा को रोकना को क्या कहते हैं, स्मूथरिंग। दूसरा भाई उष्मा को रोकना हम क्या कहते हैं, उष्मा को कहते हैं हम कूलिंग। अगर हमने उष्मा को रोकना तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, कूलिंग करनी पड़ेगी। और तीसरा हमारा है ईंधन को हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्टार्विंग। और अब बनाते हैं हम आग का जो सिंबल होता है वो कैसे हम दिखाते हैं, ट्रायंगल में हमारा सिंबल होता है ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन। जब ये तीनों चीजें मिल जाएगी तो हमारी क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। ये हमारा किसका सिंबल है, आग लगने का। मतलब जब हमारे पास ईंधन, ऑक्सीजन और उष्मा तीनों चीजें होंगी तो हमारी क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। ये आज हमारा दूसरा लेक्चर था सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ी है कृत्रिम श्वसन विधियां। कौन कौन सी कृत्रिम श्वसन विधियां अपनाई जाती है, उसके लिए हम चार विधियां पढ़ाते हैं, सैफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुंह से मुंह विधि और मुंह से नाक विधि। उसके बाद हमने पढ़ा था गोल्डन आवर्स, मतलब सुनहरा समय। उसके बाद हमने पढ़ा था विद्युत का झटका कैसे लगता है। उसके बाद हमने पढ़ा भाई कितनी वोल्टेज गुजरने पर हमें विद्युत का झटका लगता है और कितने एम्पियर करंट गुजरने पर हमारे शरीर में विद्युत का झटका लगता है। उसके बाद हमने पढ़े हैं आग क्या होती है। आग लगने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है, ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन। इन तीनों को हटाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन को हटाने के लिए स्मूथरिंग होनी चाहिए, उष्मा को रोकने के लिए कूलिंग होनी चाहिए और ईंधन को हटाने के लिए स्टार्विंग होनी चाहिए। इसके बाद एक टॉपिक हमने पढ़ा था त्वचा का प्रतिरोध। हमारे शरीर की जो त्वचा होती है उसमें कहाँ कितना प्रतिरोध होता है, तो सूखी त्वचा का प्रतिरोध होता है 1 लाख से 6 लाख ओम तक। गीली त्वचा का होता है 1 हजार ओम। भीतरी त्वचा का होता है 400 से 600 ओम।
और कान से कान का जो प्रतिरोध होता है 100 ओम। हमें आशा है कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर इन टॉपिकों में आपको कोई चीज समझ में नहीं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा सकें। और ये क्लास आपके ALM SA WPO जितनी भी टेक्निकल भर्ती आती है उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। एक बार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।